ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को अगर बेसिकली देखा जाए तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले में तो आपने पढ़ा पॉपुलेशन के बारे में, जिसमें आपने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पढ़े, साथ में ही कुछ मॉडल्स भी पढ़े जिसको आप कहते हैं ग्रोथ मॉडल। ओके, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट और ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, और दूसरे में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, एक मेजर टॉपिक इस चैप्टर का। बट बिफोर स्टार्टिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन, लेट्स हैव अ लुक ऑन दी लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ओके, सिंपल है। एवरी ऑर्गेनिज्म अडाप्ट टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, यानी आर वैल्यू ज़्यादा। अभी आर वैल्यू होता क्या है, आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि आर इज द रेट एट विच अ पॉपुलेशन ग्रो, या आप कह सकते हैं इट इज़ द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये वो रेट है जिस पे कोई पॉपुलेशन ग्रो करता है अगर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं। आपको ये हम ग्रोथ मॉडल पढ़ाते समय बताए थे और इसके रिगार्डिंग सारी बातें हो चुकी हैं। ओके, और एक बात और भी आप जान रहे हैं कि अगर आर वैल्यू ज़्यादा है यानी रिप्रोडक्शन ज़्यादा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू डार्विन कौन सी स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो कि फिट होगी, और अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस का मतलब ही था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ओके, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप पढ़ चुके हैं। ओके, एवरी ऑर्गेनिज्म यूज देयर बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी टू अचीव डार्विन फिटनेस, या आपको अच्छी तरीके से मालूम है डार्विन फिटनेस यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो जितना अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पाएगा, जो बढ़िया से रिप्रोड्यूस कर पाएगा वही सर्वाइव करेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट हो पाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट स्ट्रेटजी टू अचीव फिटनेस। कैसे फिटनेस को पाए आखिर, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म अपने पूरे के पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ब्रीड करते हैं, जैसे बैम्बू, पैसिफिक सैल्मन फिश पैसिफिक ओशन में रहता है। और कुछ हैं जो मैनी टाइम ब्रीड करते हैं, जैसे बर्ड्स और मैमल। सिंपली आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, some produce large number of small sized offsprings। जब हम इवोल्यूशन पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक टेंडेंसी होती है अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या कहिए कि अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने की, कि वो ढेर सारे नंबर के में अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करता है ताकि सर्वाइवल रेट बढ़ जाए और उसके ऑफस्प्रिंग ज़्यादा सर्वाइव कर पाए। ओके, इसीलिए आप देखेंगे प्लांट्स में भी ढेर सारे सीड बनते हैं, और इंसेक्ट्स में भी देखते हैं ढेर सारे एग्स ले करते हैं, ढेर सारे लार्वे बनते हैं ताकि सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। और सम प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग लाइक सम बर्ड्स एंड मैमल। ऑयस्टर आप अच्छी तरीके से जानते हैं मोलस्कन है, और पेलाजिक फिशेस। अब ये इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और कुछ नहीं, एक्चुअली ओशियन में ढेर सारे लेवल्स होते हैं, उन्हीं में से एक लेवल होता है पेलाजिक। उस लेवल में जो मछलियां पाई जाती हैं उनको पेलाजिक फिशेस कहते हैं, और कुछ भी नहीं। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे जहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजफुल भी है। ठीक है, पहले एक बेसिक लुक देखते हैं कि एक्चुअली पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता क्या है क्या। पॉपुलेशन आप जान रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसकी स्पीसीज सेम होनी चाहिए, प्लस ये इंटरब्रीड करने चाहिए, तभी तो आप इनको पॉपुलेशन कहोगे। और इन पॉपुलेशन का आपस में कैसे इंटरेक्शन होता है, बस उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या नाम देते हैं इस इंटरेक्शन को हम। ओके, ध्यान से देखिएगा बच्चे। पहला आप पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। पहले एक आउटलुक दिखेंगे, फिर एक एक को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब म्यूचुअलिज्म टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है जिसमें दोनों स्पीसी, अगर हम एक स्पीसी का नाम ए रख रहे हैं और एक का बी रख रहे हैं, तो दोनों ही बेनिफिटेड होता है। और याद रखिएगा इस पूरे टॉपिक में हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे बेनिफिट दिखाने के लिए, और माइनस सिंबल यूज करेंगे हार्म दिखाने के लिए।
ठीक है ना, यानी इसमें फायदा नहीं हुआ है बल्कि नुकसान हुआ है। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। एक शॉर्ट डेफिनेशन भी लिखा है, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, यानी दोनों स्पीसी प्लस प्लस यानी बेनिफिटेड। कंपटीशन, जिसमें दोनों स्पीसी को नुकसान होगा, इसलिए यहां माइनस लिखा हुआ है। ये दो स्पीसी हमने मान रहे हैं, ए और बी है। ओके, नेक्स्ट प्रीडेशन, जिसमें एक प्रीडेटर होता है और जिसको वो मारता है, शिकार करता है, उसको प्रे करते हैं, यानी प्रीडेटर का तो फायदा है, प्रे तो मारा जाएगा, नुकसान होगा उसका। पैरासाइट, पैरासिटिज्म आप पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक स्पीसी जो कि पैरासाइट कहलाएगी उसको तो बेनिफिट है, लेकिन जो होस्ट है जिसके ऊपर ये पैरासाइट रहेगा ये, उसका नुकसान होगा, यानी एक को बेनिफिट एक को नुकसान। बेसिकली आपके सिलेबस में सीबीएसई में मात्र ये 4 दिए हुए हैं, बोर्ड में तो बस 4 ही आएगा, लेकिन 2 और टाइप के इंटरेक्शन भी होते हैं। एक को कहते हैं कमेंसलिज्म, जिसमें एक तो बेनिफिट होता है और एक को कोई ना फायदा ना कोई नुकसान। याद रखिएगा, जीरो जहां भी लिखेंगे इसका मतलब न्यूट्रल इंटरेक्शन है, ना फायदा ना ही कोई नुकसान। ठीक है ना, ये बात ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके। क्या अभी पूरा टेबल दिख रहा है? देखिए, क्या अभी पूरा टेबल दिख रहा है आपको? इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ठीक। और एक इंटरेक्शन होता है एमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान होगा पर एक न्यूट्रल रहेगा, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। ठीक है, ये तो एक टोटल आउटलुक था कि आपने को कौन कौन से जो इंटरेक्शन है, यानी इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसी, अगर दो स्पीसी के बीच का इंटरेक्शन है तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। बात रखिएगा, इंटर यानी बीच में, स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन कहते हैं। ओके, अगली बात देखिए, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म। ठीक है, द इंटरेक्टिंग स्पीसी लिव क्लोजली टू, अगर आप ये तीनों देखेंगे, जिसको अभी आप आगे डिटेल में भी देखेंगे, इसमें जो इंटरेक्ट करने वाली स्पीसी होगी वो क्लोजली रह रही होगी, एक दूसरे के पास पास रह रही होगी, क्योंकि बिना क्लोजली रहे ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस टाइप का इंटरेक्शन हो जाए। कैसे, अभी आप आगे देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं पहला प्रीडेशन से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्रीडेशन, प्रीडेटर से ही आया है। प्रीडेशन में क्या होता है? रिफर टू द प्रोसेस इन विच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज प्रे कंज्यूम्ड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म प्रीडेटर। दो ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, पहली बात तो प्रीडेटर और दूसरा प्रे। ये जो प्रीडेटर है बेसिकली इसको अपना शिकार बनाने वाला है इस इंटरेक्शन में। ओके, कुछ इसके बारे में पॉइंट देखा जाए। इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, सारे के सारे कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स, सर हर्बीवोर्स भी प्रीडेटर होते हैं, बिल्कुल, प्लांट भी तो लिविंग है और ये हर्बीवोर्स प्लांट को खाते हैं, तो क्या हम इनको कह नहीं सकते कि ये भी प्रीडेटर है? बिल्कुल है। ऑल कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। अबाउट 25% ऑफ इंसेक्ट आर फाइटोफेगस। हमने आपको पहले ही बताया है कि फाइटो जो वर्ड है ना, ये फाइटो का मतलब ही होता है प्लांट, फेजी मतलब खाने के लिए। ठीक है ना, तो प्लांट को खाने वाले फाइटोफेगस कहलाएंगे, यानी प्लांट फीडर, प्लांट प्रीडेटर। अच्छा, एक बड़ी ही शानदार बात है, मैं बताता हूं आपको प्रीडेटर्स के बारे में। दे आर प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब बड़े ही चालाक हैं, बड़े ही कहिए कि विवेकी इंसान हैं, बड़े ही चालाक किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं। कैसे? दे डोंट ईट ऑल प्रे ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इन नंबर।
वो जानते हैं कि अगर हम सभी के सभी प्रे को खा लेंगे ये एनिमल्स, तो फिर हम फ्यूचर में कैसे सरवाइव करेंगे, तो थोड़ा तो छोड़ देना जरूरी है ताकि ये रिप्रोड्यूस करे, अपना नंबर बढ़ाए, ताकि हम हमेशा खाते रहें। इसलिए दे डोंट ईट ऑल प्रे ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इन नंबर। यानी प्रीडेटर अपने भविष्य का ध्यान रखते हैं, समझदार हैं, प्रूडेंट हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है इंपॉर्टेंस इस प्रीडेटर का, कई बार क्वेश्चन पूछा है, और क्योंकि इस बार सीबीएसई का थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है, एनालिटिकल क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पहली बात, किसी प्रीडेटर का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, पहला देखते हैं। पहला, प्रीडेटर कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रीडेटर ना होना तो ये प्रे इतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि सारे के सारे प्लांट वगैरह खा करके ज़मीन भी बंजर बना देंगे, और मे भी कई ऐसी स्पीसी भी चली जाएं क्योंकि इनका पॉपुलेशन जरूर से ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। देखिए, व्हेन सर्टेन एग्जॉटिक, यानी अच्छा याद रखिएगा, पूरे बायोलॉजी में हम एग्जॉटिक मतलब आउटसाइडर, जो बाहर से आया हुआ है, एलियन के लिए यूज करते हैं। व्हेन सर्टेन एग्जॉटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इन अ जियोग्राफिकल एरिया दे स्प्रेड फास्ट ड्यू टू अब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रेडेटर। अगर कोई बाहरी कोई भी स्पीसी अगर कहीं पे नई जगह आती है तो वो बहुत तेजी से फैलती है अगर कोई प्रेडेटर ना हो। अब बहुत तेजी से फैलेगी यानी पूरा का पूरा लैंड ही एक्वायर कर लेगी, सारा का सारे जगहों पे छा जाएगी, तो और कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा इकोसिस्टम का, ठीक है। एग्जाम्पल आप में दिया हुआ है, प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, जिसने तबाही ही मचा दिया, हैवॉक मचा दिया फैल करके। जैसे आप देखते हैं हमारे तालाबों में, भारत में आप देखे होंगे, जलकुंभी वगैरह इतना तेजी से फैलता है कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ये प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में एक तबाही कॉज कर दिया, लेकिन इसको खाने वाला एक मॉथ इंट्रोड्यूस किया गया इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो यानी यहाँ जो मॉथ है ये प्रेडेटर का काम किया, जो इस कैक्टस पे रहता था, खाता था, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल है, ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रीडेटर्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बिल्कुल याद करिए कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कैसे हम बिना किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के ही खेती कर पाएंगे, तो आप जानते हैं कि हम अपने खेतों में कुछ ऐसे इंसेक्ट रखते हैं जो दूसरे इंसेक्ट पे फीड करते हैं, तो इन इंसेक्ट को रहने की जगह भी मिल जाती है और वो फीड करते हैं तो हमारी फसल भी बची रहती है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ कंट्रोल मेथड यूज करते हैं, जैसे कि आपने और सुना होगा, तालाबों में गंबुजिया नाम की फिश डाली जाती है जो लार्वा, मच्छर के लार्वा पे फीड करती है और उसे खा लेती है। तो अगर इस टाइप के मेथड यूज करके हम अगर कंट्रोल कर रहे हैं प्रे पॉपुलेशन को, तो इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहते हैं, ओके। अगला देखिए, प्रीडेटर मेंटेन स्पीसी डाइवर्सिटी, ठीक है ना, इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन अमॉन्ग प्रे स्पीसी। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रे की पॉपुलेशन जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपस में ही कम्पीट करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, तो इनका पॉपुलेशन कम रहना भी जरूरी है ताकि स्पीसी डाइवर्सिटी बची रहे, क्योंकि प्रे आपस में ही लड़ करके दूसरे को ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगे और इस तरह से स्पीसी डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, घट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्रीडेटर प्रे को खा करके या उन पे फीड करके स्पीसी डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करते हैं, ओके। जैसे पिजेस्टर स्टारफिश जो कि एक प्रीडेटर है, जब उसे रिमूव कर दिया गया, जब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जब इस स्टारफिश को, जो कि एक प्रीडेटर थी, उसको रिमूव कर दिया गया अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से, तो ऐसा देखा गया कि 10 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट की स्पीसी ही एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है ना, क्योंकि वो आपस में ही इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन करने लगे, और हमने आपको बताया था कंपटीशन से किसी को फायदा नहीं है, स्पीसी कंपटीशन से डैमेज ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
आगे देखते हैं। तो इतने आसानी से तो नहीं प्रे अपने आप को खाने देंगे, ऑब्वियस सी बात है। वो सारे के सारे तरीके अपनाएंगे जिसकी मदद से प्रे अपने आप को बचा पाए। तो उन कौन कौन से तरीकों से प्रे अपने आप को बचाता है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है प्रे स्पीसी ताकि प्रिडेशन को कम किया जा सके, यानी प्रिडेटर के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। ओके, पहली बात कैमोफ्लेज या इसी को क्रिप्टिक कलरेशन कहते हैं, ठीक है ना, जो कुछ इंसेक्ट फ्रॉग वगैरह यूज करते हैं। अब ये कैमोफ्लेज क्या होता है? आपने डिफेंस में जो डिफेंस के लोग हैं उनकी वर्दी देखी होगी, यूनिफॉर्म देखी होगी, उसमें कुछ पैटर्न्स ऐसे बने होते हैं जैसे लगता है कि झाड़ियों में अगर वो छुप जाएं तो वो पहचान में ना आए, ठीक है ना। तो इस टाइप की ही ड्रेस वो पहनते हैं ताकि वो इस टाइप के जैसे कि जंगलों में पौधों के बीचों में छुपे रहें। ये छुपना ही दैट इज कैमोफ्लेज करना, और ये वो ड्रेस पहन के करते हैं और ये इंसेक्ट अपने आउटर कवरिंग की वजह से छुप जाता है, बच जाता है और प्रेडेटर की नज़र में ही नहीं आता है। तो कैमोफ्लेज मतलब छुप जाना, अपने जो बैकग्राउंड है उसके साथ घुल मिल जाना, ठीक है ना। कुछ जहरीले भी होते हैं, ठीक है ना, इसलिए प्रेडेटर उनको खाते ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक बटरफ्लाई जब ये कैटरपिलर स्टेज में थे तब ये कैटरपिलर लार्वा इस मोनार्क बटरफ्लाई का पॉइजनस बीड को खाता था, और क्योंकि ये जहर खाते खाते ये खुद ही जहरीला हो गया और इतना डिसटेस्टफुल हो गया कि अब बर्ड इसको खाते ही नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, जो कैटरपिलर है ये इसका लार्वल स्टेज होता है बटरफ्लाई का, ओके। और जब ये कैटरपिलर स्टेज पे था तो पॉइजनस बीड को खाता था, जिसकी वजह से इसके अंदर ये पॉइजन आ गया और इस पॉइजनस की वजह से ये डिसटेस्टफुल हो गया और अब इसको प्रेडेटर बर्ड खाते ही नहीं है। तो या तो छुप जाएंगे या तो ऐसा बन जाएंगे कि कोई खाए ही ना, इतने कड़वे हो जाएंगे। और तीसरा देखिए, कांटे होते हैं एकेसिया और कैक्टस में, इसलिए इनको डिफेंस मिलता है और कोई इनको खा नहीं पाता है, ठीक है। कैलेट्रोपिस नाम का एक पौधा है जिसके पास हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, यानी हार्ट को इफेक्ट करने वाला ग्लाइकोसाइड केमिकल है, प्रोड्यूस करता है ये कैलेट्रोपिस नाम का पौधा, इसलिए कैटल या गोट इसको खाते ही नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा कि कैलेट्रोपिस जहरीला होने की वजह से कोई इसको खाता ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टाइरिस्किनीन, ओपियम, ये सारे ड्रग्स हैं, आपको पढ़ाया गया है ड्रग्स अब्यूज में, जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस में, पर हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। कुछ को ड्रग्स मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, कुछ को अलग टाइप के स्टिमुलेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, कई तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये थोड़ा नाम याद रखेंगे कि हम इसको कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, पर प्लांट इसको प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस के लिए, ग्रेजर जो कि उसके प्रेडेटर है उससे बचने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखते हैं, कंपटीशन। हमने बताया था कंपटीशन अकर व्हेन टू ऑर्गेनिज्म compete फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्सेस रिजल्टिंग इनटू रिड्यूस फिटनेस इन कंपीटिंग इंडिविजुअल। सेम रिसोर्स के लिए जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में compete करते हैं तो उस टाइप के इंटरेक्शन को कंपटीशन कहते हैं। आप भी एग्जाम देते हैं, कंपटीशन करते हैं, भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फाइट करना पड़ेगा नंबर लाने के लिए, इसलिए ये कंपटीशन तब होता है जब टू ऑर्गेनिज्म सेम लिमिटेड रिसोर्स के लिए कंपीट करते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से फिटनेस रिड्यूस हो जाती है, यानी इनकी कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब देखिएगा, द फिटनेस इन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर। हमने कहा आर ज़्यादा तो रिप्रोडक्शन ज़्यादा, और आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये पॉपुलेशन ग्रोथ की वो रेट है जिस पे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तब जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहेंगे, ओके। इट इज सीन
that out of two competing species, one species has higher R value and the other species has lower R value. कंपटीशन तभी पॉसिबल है या एक स्पीसी कभी तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब एक का आर वैल्यू ज़्यादा हो और एक का आर वैल्यू कम। और आर वैल्यू का मतलब क्या है? जिसका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा उसका आर वैल्यू ज़्यादा, जिसका रिप्रोडक्शन रेट कम उसका आर वैल्यू कम। ठीक है। बाय कंपीटिंग स्पीसी ट्राई टू इवॉल्व बेटर टू इंक्रीज। अच्छा, हर स्पीसी कंपटीशन नाम के इंटरेक्शन में ये सुनिश्चित करना चाहता है या ये कोशिश करता है, ये प्रयास करता है कि वो अपने आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन के वैल्यू को बढ़ा सके। जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा फिटनेस, उतना ज़्यादा सर्वाइवल होगा उसका। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए कंपटीशन, क्योंकि सुपीरियर ही सर्वाइव करेगा और जो इन्फीरियर रहेगा, जो नहीं कम्पीट कर पाएगा, जिसका आर कम होगा आर वैल्यू, वो हट जाएगा। कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसी कम्पीट फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। कंपटीशन होता ही तब है जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसी यानी आपस में बहुत ज़्यादा करीब स्पीसीज लिमिटेड यानी सेम लिमिटेड रिसोर्स के लिए कम्पीट करते हैं। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कंपटीशन केवल क्लोजली रिलेटेड स्पीसी के बीच में होता है? बिल्कुल नहीं, अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल फ्लेमिंगो यानी बर्ड का नाम है फ्लेमिंगो, और मछली के बीच में होता है इन साउथ अफ्रीकन लेक। ओके, कम्पीट फॉर जू प्लैंकटन। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखिए, कंपटीशन अकर्स इन अबंडेंट रिसोर्सेज ऑल्सो। क्या कंपटीशन हमेशा लिमिटेड रिसोर्स में होता है? नहीं, कभी कभी अबंडेंट रिसोर्स हो यानी प्रचुर मात्रा में रिसोर्स हो तभी भी कंपटीशन देखने को मिलता है, जैसे इंटरफेरेंस कंपटीशन। ठीक है, इंटरफेरेंस कंपटीशन में द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ one species is reduced due to interfering and inhibitory presence of other species even if the resource is abundant। एक स्पीसी के प्रेजेंस में दूसरे स्पीसी का फीडिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एक पहला स्पीसी दूसरे स्पीसी का इनहिबिट कर देता है, उसके खाने पीने सब कुछ इनहिबिट कर देता है। ज़्यादातर ये बर्ड्स में भी देखने को मिलता है, एंड्स में भी देखने को मिलता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला देखिए, एविडेंस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, अगला टॉपिक है एविडेंस ऑफ कंपटीशन। ठीक, पहला एविडेंस क्या है? कंपटीटिव रिलीज या रिमूविंग कंपटीशन। ध्यान रखिएगा, इट एक्सप्लेन दैट व्हेन competitively superior species present near inferior species, the inferior species do not expand to wider area, but the superior species remove experimentally, then the inferior species increase in its distributional area। अगर कोई superior species है, अगर वो है, तो इसके प्रेजेंस में जो inferior species होगी वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएगी। अगर ये सुपीरियर स्पीसी को हटा दिया जाए तभी ये इंफीरियर स्पीसी अपने आप को एक्सपेंड कर पाएगी। ये करके दिखाया था, प्रूफ किया था किसने? कॉर्नेल नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। बार्नेकल्स बेलेनस जो कि सुपीरियर थे, वो इंटरटाइडल एरिया को डोमिनेट करते थे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो बनाए हैं These are और बार्नेकल बेलेनस। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म है बार्नेकल बेलेनस। और ये ऊपर जो डार्क कलर में आपको नजर आ रहा है ये बार्नेकल कैथेमेलस है। ठीक है ना, और ये जो लो टाइड और हाई टाइड के बीच का एरिया है इसी को कहा जा रहा है इंटरटाइडल एरिया। ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ करता था कि ये जो बेलेनस है जो कि सुपीरियर है, इसकी वजह से ये जो इंफीरियर स्पीसी है जिसका नाम है कैथेमेलस, ये यहाँ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। ठीक है ना। तो किया क्या कॉलन ने,
जब कॉलन ने इस बैलेंस को रिमूव कर दिया यानी हटा दिया, तो ये इनको मौका मिल गया आगे बढ़ने का और पूरा का पूरा इंटरटाइडल एरिया में यानी हाई टाइड से लो टाइड के बीच के एरिया में कैथेमेलस फैल गए। ठीक है ना, यही है कॉर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट, जहां पे बैलेंस नाम के बार्नेकल को, जो कि सुपीरियर था, हटाने पे कैथेमेलस नाम का इंफीरियर बार्नेकल उसकी जगह भी ले लिया। ठीक है, पर तब जब बैलेंस जो कि सुपीरियर था इसको हटा दिया गया, देखिए यहाँ पे हटा दिया गया है, तो केवल यही यहाँ से यहाँ तक फैल गया है। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज या रिमूविंग कंपटीशन। ठीक है, दूसरा देखिए गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इट स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट, यानी एक साथ रहना, indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. Okay, this may be true if limited resources but not otherwise. ध्यान दीजिएगा, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं, क्लोजली रिलेटेड बहुत ही करीबी स्पीसीज हैं, मिलती जुलती स्पीसीज हैं, और अगर वो सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं कोएग्जिस्ट, तो वो तभी कर पाएंगे जब या तो मान लीजिए बराबर हो, लेकिन अगर उसमें कोई एक सुपीरियर या इंफीरियर है तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो कभी भी कोएग्जिस्ट यानी एक साथ नहीं रह सकते। जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर होगा वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा, लेकिन ये तभी ट्रू है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ऐसे जनरली ट्रू नहीं है। ये बात ध्यान दीजिएगा। तीसरा रिसोर्स पार्सनिंग। क्यों ना पार्टीशनिंग कर दिया जाए रिसोर्सेज का, बंटवारा कर दिया जाए रिसोर्सेज का, इसी को रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रायः देखा गया है कि कंपटीटिंग स्पीसी इवॉल्व वेरियस मैकेनिज्म टू एग्जिस्ट टुगेदर रेदर देन मेकिंग इंफीरियर स्पीसी। अब जरूरी नहीं है कि सुपीरियर वाला हमेशा इंफीरियर को हटा ही दे, मिटा ही दे। ठीक है ना, क्या पता सब साथ में रह लें, कैसे रह लें। अगर कोई एक रिसोर्स है, अगर उस रिसोर्स पे अलग अलग जगहों पे फीड किया जाए तो कभी कंपटीशन होगा ही नहीं साथ में। मैकआर्थर ने ये प्रूफ करके दिखाया कि वार्बलर चिड़िया की स्पीसी है, वार्बलर की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसी ये क्या बनाए हुए हैं। ठीक है ना, वो आपस में कंपटीशन अवॉइड कर दिए क्योंकि इनके डिफरेंट पार्ट पे फीड करते थे ये प्लांट। जैसे कि ये प्लांट है तो ये वाली स्पीसी केवल इस वाले रीजन पे, एक यहाँ पे, एक केवल इस एरिया में, एक और इधर के एरिया में, और एक बीच में। क्योंकि सेम रिसोर्सेस यानी इस ट्री के अलग अलग पार्ट पे ये लोग फीड करते थे, ये पांचों स्पीसी, इसलिए कभी आपस में कम्पीट करते ही नहीं थे। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा देखिए पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन स्पीसी, जिसको आप पैरासाइट कहते हैं, को बेनिफिट होता है। ठीक है ना, और अदर स्पीसी जिसको आप होस्ट कहते हैं उसको हार्म होता है। यानी पैरासिटिज्म में हमको दो देखना है, पहला पैरासाइट और दूसरा होस्ट। ये पैरासाइट इस होस्ट पे रहता है, अपना फूड न्यूट्रिशन और ग्रो करता है लेकर के। ठीक है, द होस्ट, यहाँ लिखा भी हुआ है, द होस्ट इज द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट डिराइव बेनिफिट। होस्ट वही ऑर्गेनिज्म है जिससे ये पैरासाइट फूड डिराइव करेगा। A parasite is an organism that obtains its nutrients from one and a few host individuals, normally causing harm but not causing death immediately. अब देखिए, पैरासाइट की एक टेंडेंसी होती है कि वो होस्ट पे रहता तो है लेकिन वो उसको तुरंत मार नहीं देता, क्योंकि उससे उसको न्यूट्रिशन लेना है। हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसके ग्रोथ को रोकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि तत्काल मार देगा, क्योंकि अगर होस्ट मरेगा तो ये कहाँ रह पाएंगे फिर। ठीक है ना, तो इमीडिएटली डेथ कॉज नहीं करता है होस्ट का, ये बात ध्यान रखिएगा। मैनी पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक। ठीक है ना, कोई भी पैरासाइट किसी भी प्लांट पे नहीं जा सकता है, ये होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। दे कैन पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल होस्ट स्पीसी, यानी
जो पैरासाइट होते हैं उनके लिए होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी किसी को पैरासिटाइज नहीं कर सकता, सबके अपने स्पेसिफिक होस्ट हैं। दे टेंड टू को इवॉल्व साथ में इवॉल्व हुए हैं ये लोग। दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म अगेंस्ट पैरासाइट, द पैरासाइट ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट देम टू रिमेन विद द सेम होस्ट स्पीसी। देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा होस्ट चाहेगा कि उसके ऊपर पैरासाइट आए? कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई होस्ट चाहेगा नहीं कि उसके ऊपर पैरासाइट आए। इसलिए होस्ट भी कई टाइप का मॉडिफिकेशन अपने अंदर करेगा ताकि वो पैरासाइट से बच पाए। लेकिन पैरासाइट भी तुम डाल हम पात, तुम अपने अंदर मॉडिफिकेशन करो तो पैरासाइट अपने अंदर भी इवॉल्व करेगा वो मैकेनिज्म, ताकि होस्ट जो मैकेनिज्म इवॉल्व किया उसको काउंटरएक्ट किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। आखिर एक पैरासाइट कैसे हार्म करता है होस्ट को? पहली बात तो वो होस्ट का ग्रोथ रिड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करने देगा और अल्टीमेटली सर्वाइवल को थ्रेट करेगा उसके। वो इतना कमज़ोर बना देगा अपने क्या नाम है होस्ट को, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरे और भी पैरासाइट या यूँ कहिए प्रेडेटर उस पर अटैक कर सकते हैं, इतना उसको वीक बना देगा। आखिर किसी पैरासाइट को होस्ट पे अटैक करना है तो क्या मॉडिफिकेशन अपने अंदर किया रहेगा? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है ना। पहली बात, एक पैरासाइट अपने सेंस ऑर्गन को लॉस कर देगा। क्या जरूरत है? न्यूट्रिशन तो दूसरे से मिल रहा है ना। न्यूट्रिशन जब दूसरे से मिल रहा है तो हम अननेसेसरी सेंस ऑर्गन लेके क्या करेंगे? तो सबसे पहले सेंस ऑर्गन खत्म करेगा। दे फ्लो विद होस्ट ब्लड फ्लो, जो भी होस्ट का ब्लड है या यूँ कहिए कि फ्लूइड है, उसी में ये भी फ्लो करता रहेगा। अपने पास कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं रखेगा डिटेक्ट करने के लिए, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन हटा देगा। दूसरा, चिपकने के लिए कुछ चाहिए होस्ट को पकड़ने के लिए, तो इनके पास एडहेसिव ऑर्गन होते हैं जैसे सकर्स। इस सकर्स के माध्यम से ये चिपक जाते हैं, पकड़ लेते हैं। लिखा हुआ है टू क्लिंग या अटैच विद होस्ट टिश्यू। अगला, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बना बनाया खाना मिल रहा है होस्ट से, पचा हुआ बढ़िया रेडीमेड खाना मिल रहा है, तो हमको डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या जरूरत है? क्योंकि इनके पास प्री डाइजेस्टेड फूड मिलता है फ्रॉम द ब्लड ऑफ होस्ट। ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लॉस कर देते हैं, नहीं रखते। अननेसेसरी ऑर्गन्स ये अपने पास रखते ही नहीं है, बस वही ऑर्गन चाहिए जिससे चिपके रहें और न्यूट्रिशन लेते रहें। अगला, अपने रिप्रोडक्शन रेट को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्ट कर पाए। तो ये 4 मॉडिफिकेशन शो करते हैं कोई भी पैरासाइट अपने होस्ट को मतलब इन्वेड करने के लिए, उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, जो पैरासाइट का लाइफ स्टाइल होता है या कहिए लाइफ पूरा होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड किस्म का होता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि पैरासाइट अपनी ज़िंदगी एक होस्ट में नहीं बिताते हैं, जब बल्कि मल्टीपल होस्ट में अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते हैं। जिस भी होस्ट में वो अपने सेक्सुअल मैच्योर स्टेज को यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअली मैच्योर स्टेज को अटेन करेगा, उसको कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट। एंड अदर होस्ट वेयर पैरासाइट कंप्लीट नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वहाँ पे उसको इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। यानी होस्ट 2 टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेकेंडरी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। द सेकेंडरी होस्ट हार्बर्स द पैरासाइट यानी रखता है पैरासाइट को फॉर शॉर्ट ट्रांजिशन पीरियड ड्यूरिंग विच सम डेवलपमेंटल स्टेजेस अकर्स बट डू नॉट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट में कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, कुछ टाइम के लिए कुछ डेवलपमेंटल स्टेज वहाँ पे होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन लिवर फ्लूक के पास 2 इंटरमीडिएट होस्ट हैं यानी सेकेंडरी होस्ट हैं। तो सर प्राइमरी होस्ट कौन सा है? तो ह्यूमन ही तो प्राइमरी होस्ट है। और 2 सेकेंडरी होस्ट हैं, स्नेल और फिश, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ लिखा है ह्यूमन ही तो डेफिनेटिव होस्ट है यानी प्राइमरी होस्ट है। मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम मस्कीटो और
को यूज़ करता है स्प्रेड करने के लिए। अब ये आपको बताया जा चुका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। आप बताएंगे कि इसमें प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है प्लाज्मोडियम का। कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा उसका, ठीक है, कि आखिर प्लाज्मोडियम में प्राइमरी होस्ट क्या होता है और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है। पैरासाइट भी दो टाइप के होते हैं। अगर वो बाहरी सरफेस पे चिपक करके अपने होस्ट करके न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं तो एक्टो पैरासाइट, एक्टो का मतलब ही बाहर होता है। और अगर शरीर के अंदर घुस चुके हैं होस्ट के तो एंडो पैरासाइट। ओके, देखिए, पैरासाइट्स दैट फीड ऑन एक्सटर्नल होस्ट सरफेस ऑफ होस्ट इज कॉल्ड एक्टो पैरासाइट। जैसे आपके बालों में जुएं पड़ जाते हैं, लाइस। कुत्तों में टिक्स होता है। कोपेपॉड एक आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है फाइलम में। वो मरीन फिशिस के ऊपर चिपका रहता है। कसकता प्लांट इंपॉर्टेंट, क्या प्लांट भी पैरासाइट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कसकता नाम का प्लांट है जो हेज प्लांट पे पैरासिटिक होता है, ठीक है ना। कसकता हैज नो क्लोरोफिल एंड लीव। क्या करेगा क्लोरोफिल और लीव लेकर के, जब उसको खाना खुद बनाना ही नहीं है, उसको तो खाना अपने होस्ट से डिराइव करना है। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या, क्योंकि प्लांट भी पैरासाइटिक होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मस्कीटो भी एक पैरासाइट है? तो मस्कीटो पैरासाइट नहीं है, उसको नहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो ब्लड को लेता है फॉर रिप्रोडक्शन, फूड के लिए नहीं लेता है। और एक और बात भी कही जाती है कि जो मस्कीटो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम बिताता है। एटलीस्ट किसी पैरासाइट को अपने होस्ट पे कुछ टाइम तो बिताना चाहिए, बट मस्कीटो कितना टाइम बिताता है आपको खुद मालूम है। इसलिए मस्कीटो को इसलिए भी नहीं कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ ये केवल रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड का यूज़ करते हैं, फूड के लिए नहीं करते हैं। ओके, अगला देखिए, एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो अभी आपको मालूम, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो एंडो पैरासाइट्स कौन से होते हैं? पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। जैसे लिवर में पाया जाएगा, किडनी, लंग्स, आरबीसी। अगर शरीर के अंदर पहुंच गया है तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? एंडो पैरासाइट, ठीक है ना। लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि शरीर के अंदर रहना है इसको। शरीर में ढेर सारे केमिकल हैं, एंजाइम हैं, एसिड्स हैं, सबसे बच के रहना है, तो इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। They have simple morphological and anatomical features and high reproductive potential। अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए इनका रिप्रोडक्शन हाई होता है, साथ में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी सिंपल रखते हैं ताकि आराम से होस्ट में चले जाएं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही जवाब है अदिति, बिल्कुल सही है, ठीक है। मस्कीटो में ही उसका सेक्सुअल स्टेजेस चलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है प्लाज्मोडियम का ह्यूमन में, ठीक है। गुड, वेरी गुड। एक और स्पेशल टाइप का पैरासिटिज्म देखते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है, जो कि बर्ड में देखने को मिलता है। बड़ा ही फैसिनेटिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कुछ चिड़िया बर्ड अपने एग को ऐसा रिजेंबल करवाते हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन कि वो दूसरे चिड़िया के एग से मैच करने लगता है। तो होता क्या है कि वो बर्ड अपने एग को होस्ट के, यानी जिससे रिजेंबल करता है, वहाँ रख देते हैं। होस्ट का बर्ड जैसे जैसे अपने अंडों को पालेगा, उसका इंक्यूबेशन करेगा, साथ ही साथ उस पैरासाइट के भी बर्ड को कर देगा। जैसे parasitic birds lay eggs in the nest of host bird and host bird incubate, take care of them. For example, कुकू बर्ड, ठीक है ना, कोयल, जो कि पैरासाइट है, और क्रो कौआ होस्ट। इस कुकू बर्ड का जो एग है ना, वो इस क्रो के एग से रिजेंबल करने लगा। तो इसने क्या किया, अपने एग को इसके घोंसले में, इसके नेस्ट में रख दिया। जैसे जैसे इसने अपने बच्चों को, अपने एग को इंक्यूबेट किया, इसका भी एग इंक्यूबेट कर दिया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन
eggs of parasite bird have evolved and resemble to host egg in size, color, pattern. इसी को egg mimicry कहते हैं, यानी egg mimicry कर रहा है, so that they won't be rejected by host. Okay, rejected होगा यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, कोयल कुक्कू बर्ड अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है, क्रो के घोंसले में रख देती है. ठीक है ना. अगला देखिएगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट इंटरेक्शन है, दैट इज म्यूचुअलिज्म. ठीक है. म्यूचुअलिज्म इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इन विच बोथ द मेंबर्स आर बेनिफिटेड. एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें स्पीसी ए हो चाहे बी, दोनों को ही फायदा पहुंचता है. ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. और सिम्बायोसिस का सिंपली मीनिंग है लिविंग टुगेदर. अब जब साथ तभी रह पाएंगे जब दोनों को ही फायदा होगा, इसलिए म्यूचुअलिज्म में दोनों ही स्पीसी को बेनिफिट मिलता है. फॉर एग्जांपल लाइकेन जो कि फंजाई, फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी, या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, उसका एसोसिएशन है. माइकोरिजा फंगस, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट जैसे पाइनस का एसोसिएशन है. म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिसऑर्डर एक बड़ा ही फैसिनेटिंग चीज़ अब आप पढ़ने जा रहे हैं. देखिए नेचर कितना कुछ करता है अपने सर्वाइवल के लिए. देखिए ऑर्किड प्लांट, ठीक है ना, का जो फ्लावर है उसके पैटर्न में कुछ अलग तरीके के भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको कुछ पैटर्न देखने को मिलेंगे जिससे वो बीज या हम्बल बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. कैसे? नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर फ्लोरल रिवॉर्ड. आप जानते हैं ना कि फ्लावर्स नेक्टर वगैरह देते हैं एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड, तभी तो वो आते हैं. ठीक है ना. बट सारे ऑर्किड कोई नेक्टर वगैरह नहीं देते हैं, वो एक्चुअली धोखा देते हैं बेसिकली. ठीक है ना, नेक्टर देने की जगह. जैसे ओफायरस एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड है जो फॉल्स सेक्स ऑफर करता है अपने पॉलिनेटर बी को, इसी को कहते हैं सेक्सुअल डिसीट. डिसीट मतलब धोखा देना. सेक्सुअली डिसीट करता है, स्यूडो कॉपुलेट करवाता है. ये ओफायरस. होता क्या है ध्यान से देखिएगा. ये देखिए, ये फ्लावर का डायग्राम है, ये फ्लावर का फोटो है, पिक है. ये सारे तो पेटल्स आपको एक जैसे लग रहे हैं, पर ये पेटल देखिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक कोई फीमेल बी है. ठीक है ना. और इसी एक पेटल को फीमेल बी समझ करके आ जाता है हनी बी इससे कॉप्युलेट करने, और कॉप्युलेशन के दौरान पॉलिनेशन करा देता है. देखिए कितना ही फैसिनेटिंग है. इसी को स्यूडो कॉप्युलेशन, स्यूडो मतलब फॉल्स. ठीक है. हेयर वन पेटल ऑफ ओफायरस लुक्स लाइक फीमेल बी. ये क्या देखिए, so male come and copulate with the flower and the flower dust pollen on it. when this bee pseudo copulate यानी falsely copulate करता है इसके साथ, तो pollen dust उसके ऊपर गिर जाता है और pollination हो जाता है. ठीक है ना. the flower need, अब इसके लिए फ्लावर ने क्या किया एक्चुअली, वो को इवॉल्व हुआ, यानी साथ में इवॉल्व हुआ. द फ्लावर नीड टू को इवॉल्व विद द पैटर्न ऑफ फीमेल बी. फीमेल बी के साथ इसने को इवॉल्व किया और उसके पैटर्न को कॉपी किया टू इंश्योर दैट पॉलिनेशन, सक्सेस इन पॉलिनेशन. फिर से देख लीजिए, एक ऑर्किड है ओफायरस, ओफ्रियस, ठीक है, जिसके ये पेटल्स हैं, बट एक पेटल ऐसा है जैसे लगता है कि ये फीमेल बी है. तो ये फीमेल बी जैसा नजर आता है एक पेटल, इसलिए एक हनी बी, मेल हनी बी इसके साथ कॉप्युलेट करने लगता है और इस चक्कर में पॉलिनेशन करा देता है. यानी सारे के सारे प्लांट जरूरी नहीं है कि फ्लोरल रिवॉर्ड में नेक्टर ही दें, कुछ धोखा भी देते हैं. ठीक है. ऐसे ही रिलेशन बिटवीन फिग एंड वॉस्प. फिग इज स्पेशली पॉलिनेशन बाय पार्टनर वॉस्प ओनली. वॉस्प इंसेक्ट की से ही वो पॉलिनेट होता है. दोनों के बीच में कुछ चलता है म्यूचुअलिज्म. क्या चलता है? द वास्प पॉलिनेट द फिग इन सर्च ऑफ प्लेस. वास्प को चाहिए अंडा देने के लिए जगह और फिग को चाहिए पॉलिनेशन.
तो चलिए ठीक है ना। तो ये वास्प क्या करता है, इस फिग में अपना अंडा दे देता है। फिग ऑफर वास्प लार्वे सम सीड, इसके वास्प के लार्वे को थोड़ा खाना दे देता है और अंडा देने की जगह प्रोवाइड कर देता है। बदले में ये वास्प इसका पॉलिनेशन करा देता है। इसने जगह दिया, खाना दिया, इसने पॉलिनेशन करा दिया, दैट्स इट। देखिए सीबीएसई के सिलेबस में तो यही चारों दिए हुए हैं, लेकिन 2 टाइप के इंटरेक्शन और होते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप के, उसको भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। जैसे एक होता है कमेंसलिज्म, ठीक है। कमेंसलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ब टर्म एट टेबल टुगेदर, ठीक है, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्पीसीज इन विच एक को बेनिफिट होगा और एक को ना बेनिफिट ना हार्म, यानी एक को बेनिफिट एक को न्यूट्रल, प्लस और जीरो का ये इंटरेक्शन है। एक को तो फायदा होगा, एक को ना फायदा ना नुकसान, इस टाइप का इंटरेक्शन है। जैसे ऑर्किड जो है, प्लांट ऑर्किड ग्रोइंग एज एन ईपीफाइट, अभी ईपीफाइट क्या है बताएंगे, ऑन मैंगो ब्रांचेस, जिसमें मैंगो को तो कोई फायदा ना कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसको तो जगह मिल गया ना। देखिए यहाँ पे ये ब्रांच है और ये रहा ईपीफाइट, ठीक है ना, ऑर्किड जैसा ग्रो कर रहा है। तो एक पेड़ का ब्रांच है और उसके ऊपर एक दूसरा प्लांट ग्रो किया है। अब जिस पे ग्रो किया हुआ है उसको ना कोई फायदा ना नुकसान, पर तुमको इसको तो जगह मिल गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जीरो, ठीक। Epiphytes are plants that grow on the surface of other plant without deriving nutrient from the host plant. ये वो प्लांट होते हैं एपीफाइट जो दूसरे प्लांट में तो रहते हैं, लेकिन पैरासाइट जैसे इनसे न्यूट्रिशन नहीं डिराइव करते हैं, बस इनके ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। दे आर नॉट पैरासिटिक एंड डू नॉट हार्म द होस्ट प्लांट बट रेदर यूज प्लांट फॉर सपोर्ट एंड इंक्रीज एक्सपोजर टू सनलाइट एंड रे। बस रहते हैं सपोर्ट के लिए और सनलाइट के ज़्यादा एक्सपोजर के लिए, लेकिन ये पैरासिटिक नहीं है, ठीक है ना। तो एपीफाइट के बारे में लिखा हुआ है। बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल्स, ऑर्थ्रोपोड्स हैं बार्नेकल्स, जो बड़ी सी मछली वेल आप जानते हैं, बिगेस्ट मैमल आप कह सकते हैं, उसके बैक पे, पीठ पे ग्रो करते हैं ये बार्नेकल्स, ठीक है ना। कैटल अर्गेट सफेद रंग की बर्ड है, और कैटल ग्रेजिंग कैटल चारा खाने वाले पशु, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। देखिए होता क्या है कि जब ये कैटल घास को खाते हैं तो उसके अंदर छुपे हुए इंसेक्ट बाहर निकल आते हैं और उन इंसेक्ट को ये कैटल अर्गेट, ये बर्ड खा लेती है। इससे कैटल को ना कोई फायदा ना नुकसान, बट इस अर्गेट को तो मिल गया ना इंसेक्ट, तो इसको फायदा, इसको ना फायदा ना नुकसान। वही लिखा है द अर्गेट फॉरेज क्लोज, मतलब ये जो अर्गेट है ना बर्ड, ये वहीं रहती है जहां ये चर रहे होते हैं, घास खा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे कैटल मूव करता है, कई सारा वेजिटेशन, हाँ मतलब खाते हैं, चरने जाते हैं, द वेजिटेशन इंसेक्ट कम आउट, जो भी इंसेक्ट उसके अंदर छुपे हुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर ये बाहर ना आए तो फिर इस अर्गेट के लिए काफ़ी मुसीबत होगा उसको ढूंढने का। तो जैसे जैसे ये चरेंगे, घास में से इंसेक्ट बाहर आ जाएंगे, जिसको ये व्हाइट बर्ड खा लेगा। अगला देखिए सी एनीमोन। सी एनीमोन आपने पढ़ा होगा, नाइडेरिया से बिलोंग करता है, नाइडोब्लास्ट होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है इनके अंदर, और स्टिंग्स होता है जो पॉइजनस होता है, जो बाहर निकल जाता है अपनी रक्षा में। और क्लोन फिश, इसमें सी एनीमोन को ना फायदा है ना नुकसान है, पर क्लोन फिश को प्रोटेक्शन मिल जाता है, इसलिए उसको फायदा है, 0+। स्टिंगिंग टेंटिकल्स, टेंटिकल यानी स्टिंगिंग मतलब डंक मारने वाले टेंटिकल सी एनीमोन्स के अंदर होते हैं, जिससे प्रोटेक्शन मिलता है फिश को प्रेडेटर से। यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये निकले हुए, दीज आर ऑल सी एनीमोन, और ये है क्लॉन फिश। तो जहाँ पे ये सी एनीमोन्स हैं, ये सब देखिए, ये सब सी एनीमोन्स से निकले हुए, ये सब सी एनीमोन्स हैं। जहाँ सी एनीमोन वहीं क्लॉन फिश रहते हैं, इनके स्टिंग की वजह से इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है और बचे रहते हैं। अब लास्ट एक देख लेते हैं, और एमेंसलिज्म, ठीक है। एमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज हार्म्ड और किल्ड बाय अनदर स्पीसीज व्हाइल द अदर स्पीसीज
अनअफेक्टेड, यानी ये माइनस और जीरो का इंटरेक्शन है। दूसरे स्पीसी को ना कोई फायदा नुकसान, बट एक स्पीसी को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, यानी न्यूट्रल है, लेकिन अगला स्पीसी मर जा रहा है, नुकसान पहुंच जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा इसमें आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल है, आपने पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम पढ़ा होगा, जिससे एक ड्रग निकाली जाती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। बट पेनिसिलिन को ना कोई फायदा है ना नुकसान है, लेकिन बैक्टीरिया तो मर जा रहा है ना, जीरो माइनस का इंट्रैक्शन, ठीक है ना। पेनिसिलियम नाम के फंजाई से निकाला हुआ एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मर रहा है, पर इससे पेनिसिलियम को ना कोई फायदा ना नुकसान, पर मर तो रहा है बैक्टीरिया ना, तो इसको तो नुकसान हुआ ना। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, एमेंसलिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई किसी को कोई दिक्कत? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए, ऑल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन। जल्द ही हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से वर्ड बाय वर्ड समझेंगे।